हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल। ये जो कवि प्रदीप की लाइनें हैं, जिसको लता मंगेशकर जी ने स्वर दिया है, ये वास्तव में उस नायक, उस हीरो और उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए समर्पित है, जो भारत का राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा आदि अनेकों नाम से जाने जाते हैं। आज उन्हीं बापू का आज जन्मदिन है। उसी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज यहाँ उनके विषय में, उनके कृतियों के विषय में, उनके कार्यों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये बापू या महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे हीरो हैं, ये जन जन और लोग जन जन के लिए लोकप्रिय थे। इनकी जो महत्ता थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म गुजरात में हुआ और आज हम इनकी 155वीं जयंती मना रहे हैं। यह जयंती पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसलिए हम लोग बार बार इस 2 अक्टूबर को उनको थैंक यू बोलने के लिए, हमारे वो राष्ट्रीय हीरो रहे हैं, राष्ट्रपिता रहे हैं, और हम उनको इस अवसर पर बार बार और थैंक यू बोलते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जाने, उस शख्सियत के बारे में जाने। इतनी बड़ी हस्ती वो थी कि पूरा विश्व आज उनके कार्यों को, आज उनके सिद्धांतों को पूरा विश्व मान रहा है। यहां तक कि 2007 में अंतरराष्ट्रीय संस्था हमारी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने तत्वाधान में 2 अक्टूबर 2007 को उन 139 वर्षों बाद उनके कार्यों को, उनके महत्व को समझा और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का फैसला किया। और प्रत्येक 2 अक्टूबर को अब अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो कितने हर्ष का विषय हमारे लिए है कि उनके जो कार्य थे, उनकी जो नीतियां थी, उनके जो विचार थे, वो पूरे विश्व में इस समय सर्वव्यापी हो गए हैं। चूंकि पूरे विश्व में तनाव व्याप्त है और वो सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले वो सिपाही थे, जिसका सभी लोग उसका पूरे विश्व में लाभ मिल रहा है। और हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। 1891 में वो ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेकर आते हैं और 1893 में अब्दुल्ला, एक गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति थे, जो दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का बिजनेस करते थे। दादा अब्दुल्ला, उनके कहने पर वो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां पर उस मुकदमे की उनकी पैरवी करते हैं और वहां उनकी मुलाकात भारतीयों से और दक्षिण अफ्रीकी लोगों से होती है। और जो वहां पर उपनिवेश स्थापित ब्रिटिश सैनिक, जो वहां ब्रिटेन का वहां पर राज स्थापित था, ब्रिटेन के लोगों ने नस्लवाद जैसी घोर व्यवस्था वहां पर लागू कर रखी थी, जिससे वहां के लोगों का, भारतीयों का रहना दूभर हो गया था। स्वतंत्रता उनको कोई नहीं थी। अंग्रेजों के वो हमेशा उपेक्षित हुआ करते थे, यहां तक उनको कोई सामाजिक हैसियत प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार वो लोग अंग्रेजों की उस दमन और नस्लवादी व्यवस्था से आहत थे। गांधी जी को ऐसा एहसास हुआ कि हमको इनकी सहायता करनी चाहिए और गांधी जी उनकी सहायता के लिए वहां पर नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका का उन्होंने श्री गणेश किया, शुरुआत की और फिनिक्स आश्रम की स्थापना करके 1894 में विधिवत अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को और भारतीयों को नस्लवाद से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। और यह जो संघर्ष था उनका, वो सत्याग्रह, जिसमें वो सत्य के लिए लड़ाई लड़ते थे और शुद्ध आत्मबल से सत्य, अहिंसा, अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब आंदोलनों का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और वो स्वयं भी नस्लीय हिंसा के शिकार हुए थे। एक बार गांधी जी ट्रेन से कहीं बैठकर जा रहे थे और रास्ते में उनको वहां के गोरों ने, काले और गोरे जैसे नस्ल भेदी व्यवस्था वहां पर कायम थी, जिसको खत्म करना था, गोरे लोगों ने उनको ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया।
गांधी जी बहुत व्यथित हुए, बहुत आहत हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि इस नस्ल भेद को दक्षिण अफ्रीका से समाप्त करेंगे, और वह सुखद अवसर भी आया कि अंग्रेजों को एक मंच पर गांधी जी को बुलाना पड़ा, और नस्ल भेद से संबंधित, इस व्यवस्था से संबंधित जो तमाम तकनीकी कमियां थी, इस व्यवस्था को गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ बातचीत करके समाप्त किया। इस प्रकार गांधी धीरे 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 अंतरराष्ट्रीय स्तर के वो हीरो बनते जा रहे थे। उनका भारत में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले के वो आमंत्रण पर, वो उनके नेतृत्व में इंडिया में वो 9 जनवरी 1915 में इंडिया में आते हैं। इंडिया में उनका भव्य स्वागत होता है, और 9 जनवरी 1915 में उनके आने के कारण इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार वो 25 मई 2015 को गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, उन्हीं को चुनते हैं, और उनके नेतृत्व में भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का वो अध्ययन करते हैं, उस पर बारीकी से वो चर्चा पर चर्चा करते हैं, और धीरे 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 भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। यहां पर मैं एक चीज यहां ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गांधी जी कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। गांधी जी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ हुआ करते थे। पहले गांधी जी अंग्रेजों के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे लिए बेहतर काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, सड़कों का काम कर रहे हैं, रेलवे का काम कर रहे हैं, तमाम अस्पताल बनवा रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं बनवा रहे हैं, अर्थात जो हम नहीं कर सकते थे पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों की कुछ नीतियां गड़बड़ हो सकती हैं, पर अंग्रेज कानून प्रिय लोग हैं, वो गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। यह गांधी जी के दिमाग में ये बातें उस समय थी। इस प्रकार गांधी जी अंग्रेजों के भी हितैषी हुआ करते थे, पर जैसे जैसे गांधी जी अंग्रेजों की नीतियों को जानने लगे, धीरे धीरे वो अंग्रेजों की कमियों को जानने लगे। उनको लगने लगा कि ये केवल ऊपर से हमारा विकास कर रहे हैं, ये अंदर से हमारा शोषण कर रहे हैं, और वो हर वर्ग का शोषण कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि दिखावा करना और भारत को धीरे धीरे शोषित करना, शोषण करना, और धन को ब्रिटेन पहुंचाना। ये धीरे धीरे गांधी जी को अब लगने लगा। गांधी जी सर्वप्रथम भारत में जो पहला आंदोलन उन्होंने चलाया, वो चंपारण आंदोलन चलाया। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों को यह बाउंड कर दिया गया था कि आप 3/20 हिस्से पर केवल नील की खेती करेंगे, और उस वर्ष अकाल पड़ गया और समस्याएं पैदा हो गई, लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। पर उस कठोर कानून से लोग छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए गांधी जी को आमंत्रित किया, और गांधी जी ने अपने उस आंदोलन से अंग्रेजों को बैकफुट पर जाने के लिए विवश कर दिया। और 1917 में गांधी जी के सहयोग से गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में सफल होता है। धीरे धीरे गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। चंपारण आंदोलन के बाद जो गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थे, वो असहयोग आंदोलन। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाकर वो भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, और पूरा भारतवर्ष गांधी जी के इस आंदोलन में उनका सहयोग करता है। और इसके बाद गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होता है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने नमक पर कर बढ़ा दिया, जिसके एवज में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कर आंदोलन चलाया। यह भी उनका एक सफल आंदोलन था। अंग्रेज इससे हिल गए, और अंग्रेज सरकार गांधी से वार्ता करने के लिए विवश हो गई। और गांधी द्वारा जो अंतिम आंदोलन चलाया गया, वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अर्थात 1942 में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में यह बोला कि यह मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। इन सब के माध्यम से गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में एक अजीब ऊर्जा पैदा कर दी, जो अंग्रेजों के खिलाफ रही, और अंत में अंग्रेजों को विवश होकर भारत को आजाद करना पड़ा। हम आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, और हम लोग अपनी आजादी मना रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में
पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ ले रहे थे, और उधर गांधी जी को इन सबसे गांधी जी हटकर बंगाल में वो सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने में लगे हुए थे। हम ऐसे व्यक्तित्व की यहां पर चर्चा कर रहे हैं जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो चाहते थे नैतिक और धार्मिक युक्त शिक्षा हो। उनकी जो शिक्षा थी वो चाहते थे किसी प्रकार से जो बेसिक एजुकेशन थी उस पर वो ज्यादा फोकस करते थे, वो चरित्र पर ज्यादा फोकस करते थे, वो आदर्श नायिकता पर फोकस करते थे, वो व्यक्तियों के स्वावलंबन पर फोकस करते थे, वो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करते थे। ये उनका कॉन्सेप्ट था, इसीलिए गांधी को गांधी कहा जाता है। जो गांधी जी की शिक्षाएं थी, उनकी जो सोच थी, गांधी जी हमेशा चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इस राजनीतिक व्यवस्था का। इसलिए वो हमेशा ग्राम स्वराज्य पर विचार करते थे, वो आदर्श राज्य पर विचार करते थे, वो राम राज्य की कल्पना करते थे, वो लघु और कुटीर उद्योगों पर विचार करते थे कि इनको बढ़ावा दिया जाए, इनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वो हमेशा उनका फोकस रहता था कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें चरित्र और धर्म दोनों जुड़े हों। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते थे। उनके अंदर दिमाग में भाव था, वो भागवत धर्म से भी वो प्रभावित थे, जैन धर्म से भी गांधी जी प्रभावित थे, और बौद्ध धर्म से भी गांधी जी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म अर्थात सत्य की खोज करना, जैन धर्म अर्थात अहिंसा की खोज करना, सारा काम अहिंसा के माध्यम से करना, और भागवत धर्म में वो हमेशा सत्याग्रह, सच्चाई, सिद्धांत, इनको पालन करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ऐसे परफेक्ट मैन थे जो पूरे भारतवर्ष को शांति, अहिंसा, इन सब चीजों से जोड़कर रखते थे, और उन्हीं की ये शिक्षाएं आज पूरे विश्व में व्याप्त हैं। उन्होंने तमाम किताबों की रचना की, सत्य की खोज एक आत्मकथा उन्होंने लिखी थी, और हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये उनकी तमाम रचनाएं हैं। इसलिए गांधी जी को पूरे विश्व में माना जाता है। गांधी जी ऐसी शख्सियत थे कि सुभाष चंद्र बोस ने जो उनका नामकरण किया है, उनको बापू के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने उनको पुकारा था। इसलिए कभी कभी ये भी आता है कि बापू के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है, तो वो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। राजकुमार शुक्ला का भी नाम आता है कि राजकुमार शुक्ला ने भी उनको बापू के नाम से पुकारा है, पर ज्यादा एथेंटिक वो सुभाष चंद्र बोस आता है। और राष्ट्रपिता के नाम से भी सुभाष चंद्र बोस ने उनको अलंकृत किया है। महात्मा के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी है। इस प्रकार गांधी जी ऐसे हीरो थे जो पूरे भारतवर्ष को एक करने में वो अपना जीवन खपा दिए। वो हमेशा सत्य की बात करते थे, हमेशा अहिंसा की बात करते थे, हमेशा स्वच्छता की बात करते थे, हमेशा मद्य निषेध की बात करते थे, वो मद्य उन्मूलन की बात करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि ऐसा भारत बने जो गांव से विकसित हो, अर्थात ग्राम स्वराज्य। वो जो राज्य की संकल्पना थी उनकी, वो आदर्श राज्य की संकल्पना थी। वो आदर्श और व्यवहार को जोड़कर चलना चाहते थे। इस प्रकार हम लोग गांधी की शिक्षाओं को पढ़ते हैं। इसीलिए आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में बोला था कि गांधी के बारे में उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियां वो विश्वास नहीं करेंगी कोई हाड़ मांस का कोई व्यक्ति पृथ्वी पर रहा हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में बोला था कि गांधी को भविष्य में ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध जैसा दर्जा प्राप्त होगा। तो ऐसे गांधी को हम नमन करते हैं, ऐसे गांधी को हम थैंक यू बोलते हैं जो हमारी आजादी के लिए आज वो वसुधैव कुटुंबकम के ही माध्यम से वन नेशन, वन फैमिली और वन फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट G20 में दिया गया था, वो गांधी को ही देखते हुए उन्हीं को सम्मान देने के लिए दिया गया था। वसुधैव कुटुंबकम इतनी बड़ी विचारधारा है कि इसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। गांधी की जो प्रासंगिकता आज है, अहिंसा की जो प्रासंगिकता है कि वो आतंकवाद, वो नशा उन्मूलन, वो भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को वो पूरे विश्व से खत्म करना चाहता है।
तो ये गांधी थे, इसलिए गांधी को हम लोग प्रत्येक 2 अक्टूबर को बार बार उनको याद करते हैं, उनके जन्मदिन को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मनाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक स्वच्छता पर्व के रूप में, एक साफ सफाई के पर्व के रूप में पूरा भारतवर्ष, अब तो ये कहिए पूरा विश्व एक अहिंसा दिवस के रूप में गांधी को मनाता है। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।